अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज के दिन वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और आज के दिन हमने मार्केट ज़बरदस्त विटनेस की, यानी कि 59,000 का लेवल अचीव हुआ, सस्टेन हुआ और क्लोजर भी इसी लेवल्स पर हुआ। 59,000 साइकोलॉजिकल बैरियर पर मार्केट का ट्रेड करना एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से भी, और साथ साथ एक इस मामलात में भी हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि इन्वेस्टर्स की डेली बेसिस पे पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, डेली बेसिस पे उनके वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स थे, जो काफ़ी शाय थे या फिर जो नहीं आ रहे थे, स्टॉक मार्केट का रुख नहीं कर रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, वो भी अब मार्केट का रुख कर रहे हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो अब स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही हैं। इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से गुड न्यूज़ है। अगर हम बात करें पॉलिसी रेट के हवाले से, तो यहाँ भी रिडक्शन की जो एक उम्मीद है उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा आ रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी बुलिश डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सो आज हम डिटेल डिस्कस भी करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ऑफ कोर्स इतने ज़बरदस्त लेवल दिखाई दे रहे हैं तो इसको फर्दर डायसेक्ट करेंगे, ट्रेंड्स के हवाले से बात करेंगे। साथ साथ आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। इकोनॉमिक जो एक चीज़ें थी वो तो ट्रैक पे आ गई, लेकिन अब मामलात ये बाकी हैं कि ग्रोथ कैसे होगी, आगे जो चैलेंजेस हैं उसे कैसे कर्टेल किया जाएगा, आगे जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको फोकस किया जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, वहाँ एक अलग चैलेंजेस दिखाई देते हैं, एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अलग चैलेंजेस दिखाई देते हैं, लेकिन चैलेंजेस को कैसे निपटा जाएगा और इनसे आगे जो है वो बढ़कर ग्रोथ कैसे होगी। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम शम्सी साहब। आप हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉर्मर मेंबर हैं मैनेजिंग कमेटी KCCI के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़हद मोहम्मद अली साहब। आप हेड ऑफ इक्विटी सेल्स हैं BMA कैपिटल के, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं स्टॉक मार्केट के ही हवाले से पूछूंगी क्योंकि एक बुलिश ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है, पॉजिटिविटी है। तो मैं फ़हद आपसे पूछना चाहूँगी, एक्चुअली ये बताइए कि सबसे पहले 59,000 का लेवल एक सेलिब्रेशन पूरी मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। इस वीक को सम अप करें तो बहुत अच्छे नंबर्स दिखाई देते हैं। आप क्या समझते हैं ये स्टॉक मार्केट के नंबर्स का वापस आना आफ्टर 6 इयर्स और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होना कैसा लग रहा है, और तमाम जो खासकर लोग हैं जो मार्केट से वाबस्ता हैं उनका क्या सेंटिमेंट्स हैं अभी? नहीं, आई थिंक एक ये बड़ा अच्छा मौका है ये बताने का कि सेलिब्रेशंस ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि 59,000 पहली बार इंडेक्स ने ब्रीच किया है साइकोलॉजिकल लेवल। और ऐसा नहीं कि वॉल्यूम्स बगैर के किया हो, वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच किया है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ है। दिस ऑल स्टार्टेड जुलाई से शुरू हुआ था ये सब, जब हम पहले IMF प्रोग्राम में गए। IMF के हमें इन्होंने अग्री किया हमें SBA अरेंजमेंट के हवाले से। उसके बाद देन वी सॉ स्पॉन्सर्स बायबैक आना शुरू हुए, जिसने मार्केट को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना शुरू किया इन्वेस्टर्स को। देवर मेनी इन्वेस्टर्स ऐसे बहुत सारे थे जो कि शाये हुए थे और वो फिक्स्ड रिटर्न्स की तरफ या रिस्क फ्री एसेट्स की तरफ चले गए थे। तो उन्होंने ये रियलाइजेशन भी की कि अगर हम मार्केट में वापस आते हैं तो रिस्क प्रीमियम भी अगर ऐड कर लें तो आई थिंक हम ज़्यादा रिटर्न बना लेंगे इस मार्केट से, और हमें वही नज़र आ रहा है। बट अगर आप वैल्यूएशंस पे जाएं तो इंडेक्स ने तो 59,000 टच कर लिया है। वैल्यूएशंस अभी भी बड़ी सस्ती हैं। अगर आप सेक्टर वाइज भी उठा के देखें या ओवरऑल 100 इंडेक्स देखें तो पीक हमारा 8 के मल्टीपल, 8.5 के मल्टीपल पे हमने ट्रेड किया है, और करंटली हम ट्रेड करें 4.2 के मल्टीपल्स पे। तो उसमें अभी भी बहुत जगह है और बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है, और इसमें आगे अगर काम हो तो बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। मैं शम्सी साहब से पूछूंगी। सर ये बताइए इब्राहिम शम्सी साहब कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से बात करें, स्टॉक मार्केट का बुलिश ट्रेंड ये तो सबको अच्छा लग रहा है और लग भी यही रहा है। एक्चुअली इकोनॉमिक नंबर्स अच्छे होते हैं तो आपकी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आता है और वो जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो वाज़े दिखाई देती है कि भाई सब कुछ अच्छा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? हमारे पास क्या क्लीशे सेट होने जा रहे हैं आजकल? दर्शा देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स हैं वो तो इस वक्त हैं पॉजिटिव, एंड जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल, अभी रिपोर्ट्स आई हैं पिछले एक आध दिनों में कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस उनका बढ़ रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ। चैलेंजेस हाउएवर डू रिमेन। जो हमारी IMF के साथ जो शराइत थी, स्पेशली कंसिडरिंग यूटिलिटी रेट्स के ऊपर फॉर इंडस्ट्री, वो एक बहुत बड़ा अभी भी चैलेंज है फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ व्हाट ड्राइव्स economic growth in a country. तो that being said, however, एक बहुत पॉजिटिव बात और भी आ रही है कि दूसरे एवेन्यूज़ को भी देख रही है गवर्नमेंट हमारी,
अभी आईटी की स्ट्रैटेजी आई है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। अगर वो आईटी की स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं तो ये जो यूटिलिटीज़ का जो प्रॉब्लम है, आई मीन वील मूव अवे फ्रॉम आवर डिपेंडेंसी ऑन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फॉर आवर एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स सॉफ्ट एक्सपोर्ट्स विच इज़ आईटी एक्सपोर्ट्स। एंड उसकी इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी दैट देव कम अप विद। एंड आई थिंक अच्छा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नॉर्मल कन्वेंशनल तरीक़ेकार से नहीं होता तो हम अनकन्वेंशनल तरीक़ेकारों को भी देख रहे हैं। राइट, आपने सही कहा। मैं इब्राहिम आपसे ही पूछना चाहूँगी, आपने आईटी स्ट्रैटेजी का जिक्र किया, तो आप इसको ज़रा फर्दर ओपन अप होकर बताइए कि एक्चुअली इसमें क्या होगा, किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो बिग जाइंट्स हैं वो इससे ज़्यादा बेनिफिशरी होंगे, या जो फ्रीलांसर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? एक्चुअली इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी है और ये इट्स नॉट फोकसिंग ऑन बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस, बल्कि इसके अंदर बेनिफिट फ्रीलांसर्स जो हैं उनको भी दिया गया है, जो कि विच आर द जो कतरा वाली एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं। अभी आपकी जो एक्सपोर्ट है वो 2.6 बिलियन 2.7 बिलियन डॉलर्स के अराउंड हवर कर रही हैं। ठीक है। इन्होंने एक ये स्ट्रैटेजी की है कि इफ़ वी कैन ऐड 200,000 पीपल टू दिस सेक्टर विद इन द नेक्स्ट 3-4 years, we can immediately get this to $5 billion. $10 billion का टारगेट है 3 years का, जिस पे हमें अचीव करना है। यानी इमीडिएट ग्रोथ जो हम लोग जा सकते हैं वो 5 बिलियन पे जा सकते हैं, और 10 बिलियन का है, और 2028 तक इसको ये जो है $18 बिलियन तक की पोटेंशियल इसको उसके बाद जो है 3 साल के बाद इसको $18 बिलियन की टारगेट तक लेके जाना चाहते हैं। इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें जो फॉर एग्जांपल की डॉलर रिटेंशन अलाउ की है सॉफ्टवेयर हाउसेस को, विच आई थिंक फेयर एस्टिमेट $1 बिलियन जो है उसी से आपका इन्फ्लोज बढ़ जाएंगे। तो दे आर गिविंग इंसेंटिव्स टू द सॉफ्टवेयर हाउसेस टू बी बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, वर्क फ्रॉम पाकिस्तान एंड ब्रिंग देयर डॉलर्स इन। देखिए, दिस इज ऑलवेज बिन अ क्वेश्चन मार्क फॉर सर्टन कंपनीज के वो डॉलर लेके आए तो उनको इन्फ्लेशन हिट कर जाता था, उनको वापस री इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट्स के अंदर जो करनी होती थी, फॉर एग्जांपल दैट दोज वर डॉलर डिनोमिनेटेड। तो हैविंग दैट डॉलर रिटेंशन पॉलिसी ऑन पेपर इज़ वेरी नाइस। और इसका आप अंदाज़ा ये करें कि ये पॉलिसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ बैठ के बनाई है। तो इट इज़ आई मीन बहुत रेयरली हमें इस मुल्क में ऐसा मिलता है कि पढ़े लिखों को चांस दिया जाता है कि आप आएँ और आप हमारी पॉलिसी बनाएं। बिल्कुल, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बन रही हैं, और ऑफ कोर्स ऐसा होगा, जो काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छी मेहनत करेगा, तो उसको ज़रूर उसका सिला मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे ये बताइए सर कि अब आने वाले दिनों के लिए, खासकर इन्होंने आईटी का जिक्र किया, सो आईटी सेक्टर के अंदर आपको क्या चार्म दिखाई देता है, नंबर 1, एंड नंबर 2, अगर इसका इम्पैक्ट हम स्टॉक मार्केट पे देखते हैं, जैसे ही ये बता रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी का ये इम्पैक्ट होगा, तो उससे हमारी स्टॉक्स के ऊपर क्या इसका असर आएगा? देखें, ये जो पूरी रैली शुरू हुई थी इसमें लीस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स आईटी ही रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें दूसरे स्टॉक से, एनर्जी से या ऑटोज से, तो आईटी ने इतना परफॉर्म्स नहीं किया था। बट इफ़ यू सी कि आईटी पॉलिसी आने से कुछ दिन पहले इनमें थोड़ी सी एक्टिविटी हमें नज़र आई थी, वॉल्यूम्स भी नज़र आना शुरू हुए थे, और लोगों का ध्यान इनकी तरफ गया था कि नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू द आईटी सेक्टर, क्योंकि एक तो स्टॉक भी सेक्टर भी लैक लस्टर रहा है, स्टॉक्स ने भी परफॉर्म नहीं किया है। तो पिछले 2-3 दिन में, इस हफ्ते में हमने देखा है कि इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है और ये रैली करना शुरू हुआ है। जिस तरह सिस्टम्स वाज अप बाय 7.5% इन दिस वीक, इसी तरह ऑक्टोपस भी, एवियन, एवेंसियन, ये सारे स्टॉक्स ने रैली नाम की नहीं है। लेंगे जी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए फ़हद, वो ये कि अब 2017 से थोड़ा सा कंपेयर करें, स्टॉक मार्केट के अंदर हमें वो जो सेक्टर्स हैं, कन्वेंशनल सेक्टर्स कह लें, कि उस वक्त जो परफॉर्म करते थे, अब थोड़ा सा एक डिफरेंस हो गया है। जैसे आईटी सेक्टर उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था इन जितना अब दिखाई देता है, या आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर देखते हैं। ऑल्दो 6 years आर पास्ट, बट थोड़ा सा ये भी तो देखें आप कि 6 सालों में आईटी सेक्टर कहाँ पर चला गया है। तो ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब हम जो अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो आईटी सेक्टर को भी अपनी बास्केट का हिस्सा बनाएं? आई थिंक डेफिनेटली आईटी सेक्टर आपकी बास्केट का हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज ग्लोबल अगर आप डिमांड देखें तो ग्लोबल डिमांड में यही है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास, अगर हम डिवैल्यूएशन को ले लें साथ में, तो चीप सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं डॉलर टर्म्स, तो वो बड़ा एक अच्छा हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे भी काम हो रहा है, लोगों को एजुकेशन दी जा रही है, कुछ इंस्टीट्यूट्स नए खुलना शुरू हुए हैं जिसमें
डेटा साइंसेस के ऊपर भी काम हो रहा है, डिफरेंट आईटी कोर्सेज भी सिखाए जा रहे हैं ताकि वो फ्रीलांस भी कर सकें और इवेंचुअली जाके अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकें और डॉलर इनफ्लो बढ़ सके मुल्क का। तो आईटी सेक्टर शुड बी अ पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो आई थिंक। अच्छा राइट, मैं अगेन मार्केट के हवाले से ही पूछूंगी, 59,000 का लेवल है, ये ट्रेंड जो बुलिश ट्रेंड अभी विटनेस किया जा रहा है या फिर ये जो एक कंटिन्यूटी ऑफ दिस ट्रेंड दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है, नेक्स्ट वीक क्या होगा, कुछ अपना रिसर्च बेस्ड बताइए कि आने वाले दिनों का क्या ट्रेंड रहेगा, नेक्स्ट वीक के अंदर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? वॉल्यूम्स मुझे लगता है कि अच्छे ही रहेंगे, बेहतर रहेंगे। ये हफ्ता थोड़ा सा वॉल्यूम्स में हमने ज़्यादा स्पाइक देखा क्योंकि लास्ट वीक ऑफ द मंथ था, रोल ओवर वीक था, तो वो पोजीशंस रोल ओवर हो रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम्स में स्पाइक आया। आई थिंक जो सेक्टर्स लैकलस्टर रहे हैं थोड़ा उनमें फोकस करना चाहिए, वो चलना शुरू होंगे। फर्टिलाइजर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी पहले चल गया था एंड देन इट वाज कंसोलिडेटिंग, वो कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। तो जिस तरह आपका SIFC में कॉर्पोरेट फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उससे फर्टिलाइजर को और साथ में फर्टिलाइजर बिल्कुल उससे साथ ट्रैक्टर्स को एंड देन उसके बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फोकस वहाँ भी रखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। बट ऑब्वियसली इतनी रैली के बाद कहीं कंसोलिडेशन मार्केट मांगती है, तो वो आई थिंक 59-60,000 के आसपास होगी। प्लस अगले 20 दिन में 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिससे मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा सेट होगा, और दोनों रीबैलेंसिंग इवेंट्स हैं 30 नवंबर एंड 15 दिसंबर। और जो हमने पिछले 3 से 4 सालों में या 6 सालों में नहीं देखा था, वो फॉरेन इन्फ्लो नहीं देखा था इन मार्केट, वो इस महीने हमने दोनों देखा है। जो आप डेट्स बता रहे हैं उस पर क्या क्या होने वाला है? रीबैलेंसिंग है ये बेसिकली, FTSE और MSCI की रीबैलेंसिंग होती है। ठीक है। तो इसमें इन्होंने लास्ट वीक बिफोर डेटा भी दिया था कि कौन सी कंपनीज ऐड हो रही हैं, कौन सी बाहर जा रही हैं MSCI से, बिल्कुल। तो वो उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियोज को फॉरेन इन्वेस्टर्स एडजस्ट करते हैं एज पर द वेटेज। तो उसमें लेट्स सी अब क्या होता है उसके अंदर, तो उसके बाद मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा। चलिए मार्केट पे मजीद बात करेंगे, मैं इब्राहिम साहब से पूछूंगी। सर ये बताइए इब्राहिम साहब कि अब इकोनॉमिक कंडीशन को मैनेज करने के लिए इन्होंने SIFC का जिक्र किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। SIFC के लिए तो काफ़ी एक जितना ज़्यादा कहा जाए कि इसकी तारीफ़ें की जाएँ या इसके बारे में ये पॉइंट्स रेस किए जाएँ कि कितना ज़्यादा काम हुआ है, ये कम होगा क्योंकि अब SIFC के थ्रू काफ़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रैब की जा रही है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा इससे बेनिफिशरी होगा? एग्रीकल्चर ऑब्वियसली यस, वो तो इंक्लूडेड है ही। देखिए एग्रीकल्चर इज़ आई थिंक लीडिंग द वे सो फार। कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर इन्होंने बल्कि अभी एक पूरे पाकिस्तान के अंदर रोड शो जिसे कह सकते हैं वो भी किया। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, एक कंपनी ने ऑलरेडी जो 50,000 एकर्स का कमिटमेंट किया था वो अब इंक्रीज करके 100,000 एकर्स पे जा चुका है। They have presented, I think, 4 different investment models, which are very. I mean, they've presented easy to do investment models. All agriculture products they are targeting, or some confined products they are conventional products they are targeting? It depends on the area of land, क्योंकि हर जगह हर चीज़ उगती नहीं है। तो उसकी डेफिनेटली एक स्टडी हो चुकी है, पानी की रिक्वायरमेंट्स हैं, पानी की अवेलेबिलिटी है, ज़मीन की के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अवेलेबल है। आई होप कि वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो ताकि उससे हमें फ़ायदा हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मिल जाए। देखें उसके अंदर वो भी हैं, बट व्हाट इज़ गुड टू नोटिस इज़ ये पहला जो होता है ना जिसको बिस्मिल्लाह कहते हैं वो हो चुकी है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड फॉर द फर्स्ट 50,000 एकर्स। देयर आर 2 फॉरेन इन्वेस्टर्स हु आर ऑल्सो राइट नाउ, उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर्स वगैरह साइन किए हैं टू डिस्कस फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। तो definitely agriculture we see will be leading the way. IT industry, like I've said before, will definitely be a part of the game plan for SIFC. आपके प्रोग्राम के तवज्जो से शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई थिंक SIFC के अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट शुड बी एडेड इनटू SIFC with defense production. It is added already with private investment allowed. That is the caveat that I propose कि defense industry should take advantage of the knowledge base and the finances available with the private industry as well, private sector as well. That will help to boost this industry to the next level. पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री हम पहले भी डोमिनेट करते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी जी टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली दिस इज समथिंग आई वुड प्रपोज, बट यस SIFC
is probably the key to economic growth in this country for the next 5-10 फाइनली जो हम years. बात कर रहे थे कि विजन सेट करने की बात करें 2050 के हवाले से बात करें, अब SIFC को देख के ऐसा लगता है चले अब कुछ अच्छा हो गया है और अब आने वाले दिन बेहतर होंगे। नहीं देखिए, आप ये देख लें कि अगर मैं आपसे बात करूं, आज हम नवंबर में बैठे हैं, जून के अंदर क्या हेडलाइंस थी, मुल्क दिवालिया हो चुका है, पैसे ख़त्म हो चुके हैं, पैसे हैं ही नहीं इस मुल्क के पास। आज की तारीख के अंदर 12.3 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व है हमारा। तो पिछले 6-7 महीने में कुछ तो हुआ है कि जो हम जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पॉजिटिव हुए हैं। तो आई मीन सिम्त सही है। अब एक्शन जो सिम्त सही हुई है उसके ऊपर जो एक्शन है वो सस्टेन करना है हम लोगों ने। देखिए जब हमारे पास रोड मैप होता है ना तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आपकी चीज़ें डिजाइंड होती हैं, आपको पता होता है कि प्लान ये है, इस प्लान के थ्रू चलना है। जब प्लान आपका करेक्ट होगा तो और चीज़ें भी, उसके रिजल्ट्स भी करेक्ट होंगे। प्लान करेक्ट नहीं होता तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन अब एक्चुअली एक केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो मुस्बत स्टेप्स लिए हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में, ये किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए हो सकता है बड़े मुश्किल होते। इन्होंने ये स्टेप्स लिए जिससे इन्वेस्टर यही तो कॉन्फिडेंस खूबसूरती है कि आपकी कोई कॉन्सिस्टेंसी नहीं है और आपने ऐसे स्टेप्स ले लिए जो कि माइंड ब्लोइंग है, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें डिफाइन हो गई हैं। However, मैं देखें इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं, डेफिनेटली स्मगलिंग की रोकथाम वाज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स दैट दे हैव टेकन। IMF के साथ जो डील है, आई थिंक अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगले प्रोग्राम के लिए जो है वो हो चुका है। बट आई थिंक थोड़ा सा रीनेगोशिएशन आनी चाहिए टेबल पे, बिकॉज for the manufacturing industry, because the electricity rates, the gas rates are absolutely unacceptable to the सर industry ब्रायन साहब, right आपको now. नहीं लगता कि फाइनेंस टीम की कोशिशों का नतीजा ये है कि जो IMF है उससे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बस क्विकली फाइनलाइज हो गया, इसमें कोई हासिल नहीं हुआ? मतलब हमने, आप पास्ट रिकॉर्ड्स हमारे हैं जो आप पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि IMF के लिए कितनी टग ऑफ वॉर देखना पड़ती थी, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आ रहे थे क्योंकि हम इश्यूज थे ना, नहीं पूरे कर पाते थे कंडीशनैलिटीज। अब हम देख रहे हैं कि कंडीशनैलिटीज भी फुलफिल हो गई हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी आ गए। मे बी दे हैव थॉट समथिंग कि अब इन्होंने आने वाले दिनों के लिए जो है वो कुछ ना कुछ इन्होंने सोच रखा होगा कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद फाइनलाइज करें, मे बी कि ट्रांच हाथ में आ जाए, फिर कुछ चीज़ें चेंज हो। नहीं देखें, मेरा इसके अंदर इनपुट ये होगा, अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो फॉरन इतनी क्विकली स्विफ्टली रीच हुई है, बिल्कुल, वो हुई है, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने सारी बातें उनकी जो है मानी और बिल्कुल टू द टी मानी, एप्रिसिएशन मिली, अप्रिसिएशन तक मिली है। बिल्कुल आपकी बात सही है, अप्रिसिएशन भी मिली। लेकिन इसके अंदर एक अगर आपने एक नोटिस की हो, एक खबर चली है पिछले 1-2 दिनों के अंदर कि टू ब्रॉडन द टैक्स बेस एक बहुत मुस्बत स्टेप लिया गया है। इफ उसको अगर स्पीड अप करा जाए, रेवेन्यू वहां से ब्रॉडन टैक्स करने की बात की गई है, मगर उन सेक्टर्स पे जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जो कि जिसका आम इंसान पर, आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। नहीं, आम आदमी पे भी असर नहीं पड़ा। देखिए बड़ा सिंपल था, हम लोग बहुत अरसे से ये कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग आपके टैक्स नेट है वो बहुत छोटी है, आप उसी को स्क्वीज करे जा रहे हैं, दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस, ये ब्रॉडन करें टैक्स बेस। अब मेरा कहना ये है कि अगर अब नेक्स्ट टाइम आप IMF के साथ बैठें, उससे पहले आप अपना ये एक्शन प्लान जो है ब्रॉडन टैक्स बेस का, वो कर गुजरें, ताकि वहाँ से रेवेन्यू कुछ पकड़ के आप थोड़ा सा रिलीफ दे सकें टू फॉर यूटिलिटी रेट्स। ऑफसेट आप कर सकते हैं। नेगोशिएशन इसलिए ही होती है कि आप उनसे कहते हैं कि यार देखें, हम आपके लिए हम लोग आपने ये कहा, हमने ये करा, हम इसमें एक्सीड कर चुके, तो थोड़ा सा इसको जो है हम यहाँ रिलीफ दे सकते हैं। चलेंगे, बिल्कुल सही बात की। मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर दोबारा जाऊंगी। फहद, आप मुझे ये बताइए कि IPOs के हवाले से क्या चल रहा है? बड़ी न्यूज़ आ रही है, कुछ नया IPOs पाइपलाइन में हैं और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत तजर्बेकार यानी कि एक्सपीरियंस्ड कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान की काफ़ी अरसे से बिजनेस कर चुकी हैं, फाइनली दे आर थिंकिंग टू कम इन स्टॉक मार्केट। डेफिनेटली जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होगा और आपको पता है कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं, गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट्स भी आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर से कम होना शुरू हो जाएंगे, तो आई थिंक शेल्फ जो IPO हो गए थे पहले, या जिन्होंने अपने प्लान्स शेल्फ कर लिए थे, जिन लोगों ने, जिन कंपनीज ने, वो वापस आना शुरू हो गई हैं। एंड इनफैक्ट क्वेरीज हर जगह आ रही हैं कि अब IPO दिस इज द राइट टाइम टू एक्चुअली डू IPOs बिकॉज इंटरेस्ट है। एंड देन आप देखें ना, जितने स्टॉक्स लिस्टेड होंगे, जितनी कंपनीज लिस्टेड होंगी, उतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स के पास चॉइस होगी टू इन्वेस्ट, तो उस पे भी काम हो रहा है। एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव क्वेरीज। कुछ ऐसा काम हो रहा है जो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कि वो कंपनीज जिन्होंने काफ़ी अर्से से डिविडेंड नहीं दिया, तो उनके ऊपर कोई
उनसे पूछगछ की जाए या उनसे पूछा जाए, कुछ ऐसा होता है, कोई नहीं, ऐसा आई थिंक रूल है हमारे देखिए, पास? इसमें होता यह है कि जो कंपनीज डिविडेंड नहीं देती फिर वो ग्रोथ की तरफ जाती हैं, वो एक्सपेंशन की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है। और वो नज़र आ रही होती है एक्सपेंशन के, वो कंपनीज एक्सपेंशन कर रही हैं या वो अपने बाय बैक कर रही होती हैं या एक्सपेंशन कर रही होती हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक लें। लेकिन इसमें ग्रोथ कोई रूल स्टोरी तो भी, होना चाहिए ना, ग्रोथ कोई। स्टोरी भी होती है, और आई थिंक कैपिटल गेन्स उसी वक्त ज़्यादा अच्छे होते हैं जब ग्रोथ स्टोरी हो स्टॉक्स में। डिविडेंड वाले, डिविडेंड हाई डिविडेंड यील्ड्स थोड़े से स्टेबल स्टॉक होते हैं, वो मोर टुवर्ड्स पावर सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाते हैं फिर वो। राइट। चलें जी, अभी हमें ओवर कॉल मोहम्मद अली शेख साहब ने ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI इस्लामाबाद ऑफिस इंचार्ज के, और साथ साथ आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं CACCI के। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। सबसे पहले मुझे अली साहब ये बताइए कि इकोनॉमिक ग्रोथ की जो एक्टिविटीज़ है या जो मेजर्स हैं वो ले लिए गए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी के हवाले से IT सेक्टर के लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई है, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए एक्सपोर्ट को जो है एग्जैजरेट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और क्या क्या रिक्वायर्ड है? और दूसरा ये, जितना ये किया जा रहा है इन पॉलिसीज़ के ऊपर, इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा? जी थैंक यू जी। सबसे पहले तो अभी जो IMF की रिपोर्ट भी आई है जो फॉर द फ्यूचर के लिए 23-24 में, उसमें देखा है कि पाकिस्तान की उन्होंने एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 2% के करीब की है। तो इससे पॉजिटिव साइन तो हैं कि जो हम नेगेटिव में थे, तो अब इंशाल्लाह ताला जब पॉजिटिव में आएंगे तो उससे इकोनॉमी भी बेहतर होगी और हमारी एक इकोनॉमी की पिक्चर हो। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, SIFC ने ऑलमोस्ट, आपको पता है कि वो 5 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, एग्रीकल्चर में, मिनरल्स में, और इसके अलावा IT में। तो अब ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम टेक्सटाइल से थोड़ा सा हट के भी जो नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स हैं उनमें काम कर रहे हैं, और क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट की, वो आपको पता है ऑलमोस्ट $30 बिलियन के ऊपर नीचे, $2 बिलियन ऊपर नीचे स्टैग्नेंट हो गई हुई थी। तो ये जो इनिशिएटिव है, इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जो है ना बिजनेसमैन का आया है कि SIFC के जो इनिशिएटिव में कि लोगों को वन विंडो मिलेगा, और एक्सपोर्ट के हवाले से अब जो लोगों को प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगी, कुछ जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो आके इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। राइट। और अगेन मैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से ही पूछूंगी। आपने कहा कि अब थोड़ा सा ये है कि डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सामने आ रही हैं, टेक्सटाइल से हटके भी चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें वैल्यू एडेड होती हैं, सिर्फ नॉट ओनली टेक्सटाइल, बहुत सारा प्रोडक्ट्स हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में किन सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल? देखिए जी, सबसे पहली बात है, हम इंजीनियरिंग सेक्टर में जो है वो हमें फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चर में हमें Correct, एग्रो बेस्ड engineering इंडस्ट्री की sector। तरफ जाना चाहिए, खास करके फूड प्रोसेसिंग में। आप देखें फिलहाल जो फूड की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, ट्रिलियंस ऑफ Exactly। रुपीस की जो है वो मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमें उस साइड पे फूड प्रोसेसिंग वगैरह पे करना चाहिए, और जो नॉन मतलब जो ट्रेडिशनल आइटम्स है जिसमें इंजीनियरिंग है, जैसे सियालकोट में अब सर्जिकल वगैरह हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, इनको हमें ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए, ताकि हम जो है वो अपनी जो क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकें और इंटरनेशनली उसको अच्छी तरह कम्पीट कर सकें। राइट। इंटरनेशनली भी हमें मार्केटिंग या एक्सपोज के हवाले से सोचना पड़ेगा कि अब उसको कैसे एग्जिबिट किया जा सकता है और अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है। साथ साथ आप क्या समझते हैं, अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बातचीत हो रही है, थोड़े से टैरिफ इंक्रीज हो गए हैं, IMF के प्रोग्राम में भी हैं हम, तो हमारे पास बड़ी एक बाइंडिंग्स हैं, बड़ी बाउंड्रीज हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी कंपेटिटिवनेस को भी बरकरार रखना कितना डिफिकल्ट है हमारे लिए? एक्चुअली अगर हम रीजन की बात करें ना, तो टू बी ऑनेस्ट विद, इस वक्त जो पॉलिसी रेट है वो हमारा 22% के करीब है, और जो दूसरी कंट्रीज हैं उसमें ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में है। इसी तरीके से जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो भी थोड़ी सी हम काफी ज्यादा उसमें महंगे हैं। तो हमें तो मेरे ख्याल में अभी जो भी नेक्सट गवर्नमेंट आती है उसको चाहिए कि जो भी IPP के साथ एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं उसको रिविजिट करने की बड़ी जरूरत है, ताकि अगर हमने अपनी एक्सपोर्टर्स को कंपेटिटिव देना है तो हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लेके आना पड़ेगा, और उसमें एनर्जी जो है वो मेजर एक फैक्टर काउंट किया जाता है।
राइट, मेजर फैक्टर काउंट किया जाता है, ये आप सही कह रहे हैं, बट आईपीपीस के ऊपर तो फिर एक फर्दर डिबेट हो जाएगी, इट्स अ लॉन्ग डिबेट, और इसके ऊपर आंसरलेस अभी डिबेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली शेख साहब हमारे साथ Thank you मौजूद जी। थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से बात करें। इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं, फहद भी मौजूद हैं। इब्राहिम, मैं चाहूँगी आप कमेंट करें, आईपीपीस के ऊपर रिविजिट करना कैसे हो मुमकिन है, मतलब उनके क्या आप मेमोरेंडम या कोई जो आपकी कमिटमेंट्स हैं उसको रिविजिट कैसे किया जा सकता है जब आप कमिटमेंट कर चुके हैं तो? नहीं, देखें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज जो है रिविजिट किया जा सकता है। इसकी इजाज़त उसको खुद कॉन्ट्रैक्ट खुद देता है। तो अगर द गवर्नमेंट और जो आईपीपीज हैं वो बैठना चाहें, साथ रिविजिट करना चाहें कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कर सकते हैं। तो इट्स अबाउट द पॉलिटिकल विल बीइंग देयर एंड आल्सो द विल ऑफ द आईपीपीज बीइंग देयर। जाहिर सी बात है वो भी कुछ कंसेशंस मांगेंगे, वो भी दिए जा सकते हैं। इट हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक, जहाँ आईपीपीएस को कुछ कंसेशंस दिए जाएं इन मे बी अदर सेक्टर्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं कि भाई आप यहाँ इन्वेस्टमेंट्स करें, और इन हमारे जो रेट्स हैं जो कैपेसिटी बेस्ड रेट्स हैं, बेसिकली एक ही सोर पॉइंट है आई थिंक सारे आईपीपीएस का, वो है कैपेसिटी बेस्ड पेमेंट्स। अगर वो रिविजिट कर लिया जाए तो आई थिंक कोई हर्ज नहीं है। बोथ पार्टीज दो कैन लीगली sit down on the table and revisit those बस contracts. ये तो फिर एक ज़रूरत इस बात की कि उनको एक टेबल पर लाना, बातचीत करवाना, और दूसरा ये कि फिर ये कोई इंटरनेशनली आर्बिट्रेशन में ना चले जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बाद में प्रॉब्लम्स देती हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में इसलिए नहीं इससे जाएंगे। ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि हम इसको विंटर सीजन में यूटिलाइज कर लें? नहीं, देखिए, विंटर सीजन में तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं वो, आई मीन इट्स, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है आपकी उसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, दैट इज़ अ सेपरेट चैप्टर ऑल टुगेदर दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। बट आई मीन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि वो लोग आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएंगे। वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, और मोस्ट आईपीपीज जो हैं उनका मेजर कारोबार एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है। जो घर हैं, जो आईपीपीज जो एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके और भी कारोबार हैं पाकिस्तान के अंदर, और अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती हैं, एसआईएफसी के अंडर दी जा सकती हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको, कि हम आपको इन्वेस्टमेंट के और मौके देते हैं, आप इन रेट्स को हम रिविजिट कर लेते हैं बैठ के, बिकॉज ये अब जो है ना मुल्क के मफाद में है कि हम थोड़ा सा इनको बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई हैं, और वी ऑल्सो हैव टू वर्क टूवर्ड्स अदर चीपर वेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। मेरे ख्याल से जितनी फैक्ट्रियां कराची में पिछले 4 महीने में सोलर के ऊपर गई हैं, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। आप साइट इंडस्ट्री एरिया चले जाएं, ये तो हम अपने प्रोग्राम की तवज्जुह से भी कितना बोल रहे थे कि आप खुद से भी कुछ ना कुछ अल्टरनेट पे जाएं प्लीज। लेकिन एक सब कुछ गवर्नमेंट नहीं आपको प्रोवाइड करती, आपको खुद भी थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू स्विम बाय योरसेल्फ। देखिए, जो कारोबारी होता है वो तो हर चीज़ करेगा अपनी सर्वाइवल के लिए, लेकिन एक उसके पास लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल, कराची इज़ नॉट, उसके अंदर जगह नहीं है। मैं कितनी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे कितने सोलर पैनल लगा लूँगा? मेरी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो उससे 5, 6, 7x है जितनी मेरे पास स्पेस है जिसके अंदर मैं सोलर पैनल लगा सकूं। अगर ऑफसेट यूनिट्स की पॉलिसी आ जाए कि मैं ज़मीन ख़रीदता हूं मीरपुर साकरों में, सक्खर के बाहर कहीं, और मैं वहाँ सोलर पैनल्स या प्लांट लगा देता हूं, और आप इवैक्यूएशन जो एनर्जी इवैक्यूएशन की लाइन आप वहाँ बिछा देते हैं, मैं यूनिट आपको वहाँ बेचता हूँ, उसका ऑफसेट यूनिट मैं आपसे यहाँ खरीद लेता हूँ। अगर ये कोई पॉसिबिलिटी है तो ये कर जा सकती है। आप अलग पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये अच्छी बात है कि अल्टरनेट रिसोर्सेज पे जाना, अगर आपकी 100% रिक्वायरमेंट है तो अगर आप उसकी 20% या 30% भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये एक बर्डन को कम करने वाली बात है, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं फहद साहब आपसे पूछूंगी, अगेन मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर ही आऊँगी कि स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए क्या अभी स्टॉक मार्केट की तरफ से अवेयरनेस जनरेट की जा रही है? सपोज अभी हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो वही इन्वेस्टर्स हैं जो हमेशा से मार्केट में मौजूद हैं, जो हमेशा से कारोबार करते हैं, जो हमेशा से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा में हमारा यही रहा है कि हमारे पास यूआईएन्स नहीं बढ़ पाए। हमारे पास वही 2.5-3 लाख यूआईएन है, जिसमें से 1,80,000 एक्टिव होते हैं, और उसमें से मेरे ख्याल 10-15 हज़ार 40-50% वॉल्यूम जनरेट कर रहे होते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स हो गए, दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, ये लोग हो गए। तो इस पे अवेयरनेस लानी चाहिए, और अवेयरनेस उसी तरह आती है कि जब आपकी स्टेबिलिटी मुल्क में होती है और स्टॉक मार्केट स्टेबल रहती है। तो उसके लिए वही जो इस गवर्नमेंट ने किया है कि रिफॉर्म्स लिए हैं, सख्त स्टेप्स लिए हैं, गोइंग फॉरवर्ड के मे बी 5-10 ईयर्स डाउन द रोड इसका फ्रूट उस वक्त नज़र आएगा हमें। और जो कड़वे घूंट पीने थे वो आज हम पी लें, बनस्बत के ऐसी हम रहते हैं कि जी आप करें। तो दे हैव डन दैट, दे आर स्टिल डूइंग दैट,
और जिस पे स्टॉक मार्केट अवेयरनेस भी लोगों में आना शुरू हुई है। अब तो लोग देख रहे होंगे ना कि मार्केट के नंबर्स इतने ज्यादा हायर साइड जी। पे जा रहे हैं, चलो अब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ है ऐसा अब हाँ, chaos? बल्कि इनफैक्ट अब लोग बल्कि पूछते भी हैं कि जी ये 59,000 हो गई या 58,000 हो गई, तो अब क्या लग रहा है ये बहुत बढ़ गई। तो ये जो केसी 100 इंडेक्स का नंबर है ये थोड़ा सा डिसीविंग होता है क्योंकि डिविडेंड एडजस्टेड नहीं होता। तो ये आप लगा लें जुलाई से 42% का इंक्रीज आया है इसमें। राइट, ह्यूज और इंक्रीज। जी ह्यूज इंक्रीज। बट अगर आप केसी 30 इंडेक्स लगा लें जो डिविडेंड एडजस्ट होता है उसमें 32% 33% का इंक्रीज है। तो वो अभी भी अपने ऑल टाइम पीक पे नहीं गया। उसका ऑल टाइम पीक मेरे ख्याल से 28,173 का था एंड वो करंटली अभी भी 19,500 के करीब ट्रेड कर रहा है वो। तो जगह बहुत है। वही मैंने जिस तरह बात की कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, स्टेबिलिटी आएगी मुल्क में, जो कि सबसे स्टेबिलिटी बड़ा, है जी, सारी चीजें सही दिखाई दे रही हैं। अब अभी आगे तो जाके बहुत सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क smooth फिर आपका है। इलेक्शन आता है कि नहीं, इलेक्शन भी ऑब्वियसली ये तो एक डेमोक्रेटिक मुल्क की बिल्कुल एक इलेक्शन सही खूबसूरती तरह होती हो है। जाए, फिर वो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है क्या वो इन रिफॉर्म्स की कंटिन्यूटी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल देखिए, है। अच्छी चीजें जो होती हैं वो कंटिन्यू ही रहती जी, हैं, जो बिल्कुल। बुरी चीजें होती हैं उनको बंद होना चाहिए। जो अगर अच्छा काम हो रहा है तो वो बिल्कुल कंटिन्यू रहे। अच्छा, मैं आपसे फवाद साहब एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि स्टॉक मार्केट में जो कुछ बड़े ही अच्छे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अभी बड़ा थोड़ा खामोशी इख्तियार करे हुए हैं, वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि पॉलिसी रेट जो है वो थोड़ा रिडक्शन की तरफ चला जाए। जी। आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ उन सेक्टर्स के नाम आप लें। आई थिंक जो अच्छा परफॉर्म किया है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने किया है, बैंक्स ने किया है, फर्टिलाइजर ने किया है। ये 3 सेक्टर टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। जो लैक क्लस्टर रहे हैं जिसमें टेक्सटाइल ऐसे सिक्लिकल्स जितने हैं वो लैक क्लस्टर रहे हैं, वो अभी भी वेट करें क्योंकि हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड FY24 में 24-25% के करीब आपकी CPI एवरेज करेगी। ओके। अब क्योंकि ऑब्वियसली टैरिफ्स बढ़ना शुरू हुए हैं और फिर जनवरी में अगले 15% इंक्रीज और है टैरिफ्स में जो बातें हुई हैं, तो उसमें लगता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर आएगी। तो बीच में एक सेंटिमेंट बन गया था कि दिसंबर में रेट कट हो सकता है, बट आई थिंक मार्च वुड बी अ रियलिस्टिक, नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर वुड बी अ रियलिस्टिक व्यू कि वहाँ रेट कट्स आपको नज़र आना शुरू होंगे। और इन्फ्लेशन मार्च के बाद थोड़ा सा हमें लगता है नीचे आना शुरू होगी हाई बेस इफेक्ट की वजह से। तो वहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज आपको मार्च ऑनवर्ड्स नजर आएगा इन्फ्लेशन नीचे आने में। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट कट ऑफ हो जाए तो मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करेगी? क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड चाहती है कि उसे पता चले कि एक्चुअली ट्रेंड चल क्या रहा है। ट्रेंड तो देखिए मिल गया कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पीक कर गए, ये तो एक इंडिकेशन आ गई है। अब वो गिरना कब शुरू होते हैं? वो गिरना उस वक्त शुरू होंगे जब कितना आपकी गिरते हैं? और कितना गिरते हैं। तो वो इन्फ्लेशन जब ड्रास्टिकली नीचे आना शुरू होगी हाई बेस की वजह से मार्च के बाद, तो मेरा ख्याल है कि वो द रेट्स विल फॉलो दैट ट्रेंड और वो भी वहाँ से नीचे आना शुरू होंगे। और बीच में हमने ये देखा था कि आपने बॉन्ड की यील्ड्स देखी थी, बॉन्ड की यील्ड्स में आपको इंडिकेशन नजर आना जी, शुरू जी, हो जी। गई थी कि इंटरेस्ट रेट्स कभी भी नीचे आ सकते हैं अब। राइट, मैं इब्राहिम से पूछूंगी। इब्राहिम, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बात करें, क्या चीज़ है अभी जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये इंडिकेट कर रही है कि अब ट्रिगर्स होंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में? देखिए, जो मेरे लिए सबसे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की जो बात है। जी। बहुत द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर फॉर कार्स इस वक्त पाकिस्तान को विज़िट कर रही है, उसका देख रही है कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल देख रही है इस वक्त। कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा, बट बिल्कुल नहीं लेंगे, जी, जी। they are here and they are very serious about visiting, basically putting up their new battery plant in Pakistan for EVs. तो जब कोई इतनी बड़ी कंपनी जिसका जो बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज़ को मैच करती हो, उसकी इकोनॉमी, दैट सिंगल कंपनी, वो यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हो, तो डेफिनेटली उसको भी कुछ पॉजिटिव नज़र आया है। उसने सारी चीज़ें आपकी असेस करी हैं। आपकी जो नैफ्था क्रैकिंग एंड ऑयल रिफाइनरी की जो बात हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो दैट इज़ मूविंग एट अ वेरी गुड पेस, द नेगोशिएशंस फॉर दैट इज़ मूविंग एट अ वेरी गुड पेस। PPL ने अनाउंस किया देयर न्यू डिस्कवरीज एंड न्यू नॉट ओनली न्यू डिस्कवरीज बट न्यू एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स जो उन्होंने सिंध और पंजाब के अंदर आइडेंटिफाई किए बंदे हैं। खान एक्चुअली जी। कुछ काइंड ऑफ। तो ये दीज आर ऑल पॉजिटिव इंडिकेटर्स के अच्छी सिमत में काम हो रहा है। बाहर से लोग अगर आपको अंदर अपना पैसा
आप बैंक कोई अच्छा रेपुटेशन बैंक होता है तो जाके आप अपना पैसा रखवाते हैं उसके पास। तो कोई जो फॉरेन कंपनी होती है किसी मुल्क दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट कर जब भी करती है जब उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है उसको नजर आता है उसके यहाँ रीजन नफा के होने अंदर बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन होना, पाकिस्तान में SIFC का क़याम होना, फैसिलिटेशन काउंसिल है कि आप आएँ हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, तो इट मीन्स कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही है फॉरेनर्स के अंदर। आपको लगता है ये फॉरेनर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो एक यू नो पहले की तरह जो एक अर्से पहले पाकिस्तान बड़ी बड़ी कंपनीज आया करती थी वो अब आएंगी ऐसे ही? जी डेफिनेटली आएंगे क्योंकि एक आपने जो सारे रेड टेप थी उसको हटा दिया। एक बहुत बड़ा हेडेक था पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कि कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन कंपनी आती थी देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अ लॉट ऑफ रेड टेप। अब सीधी बात है, एक सिंगल विंडो है, एक सिंगल इदारा है, आप उसके पास जाएं, बात करें, मिले बैठे, हैश इट आउट ऑन द टेबल एंड आप इन्वेस्ट करें। इससे ज़्यादा सिंपल मेरे ख्याल से दुनिया में इस वक्त कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती कि आप पाकिस्तान के पास जो SIFC की फैसिलिटी इस वक्त मौजूद है। जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की आपने बात की रीजन के अंदर, पाकिस्तान इस वक्त एंड आई नो अभी हम लोग नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स वगैरह की बात कर रहे थे बट टेक्सटाइल इटसेल्फ के पास इस वक्त इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हमारे एक रीजन के अंदर एक कंपेटिटर है जहाँ इस वक्त बांग्लादेश की बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ बेसिकली कुछ अग्रीमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, लेबर रेट्स के ऊपर अग्रीमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, उधर भी यूटिलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो आई मीन यू हैव द चांस टू पिक अप दोज ऑर्डर्स, bring them to Pakistan and keep them in Pakistan. And I think I'll add to this 22 फ्लड्स के बाद कॉटन क्रॉप की यील्ड्स भी हमारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट्स। कॉटन क्रॉप्स की यील्ड्स 6-7 मिलियन बेल्स पे हम आ चुके थे। 12.4 12.6 की हम बात कर रहे हैं इस सीजन में। ऑटोमेटिकली हमारी इंपोर्ट नहीं होगी, हमें हमारे इन हाउस सारी चीज़ें मौजूद हैं, बस उसको यूटिलाइज करना है। बड़ा अच्छा सा वैल्यू एडिट करके अगर ये एक्सपोर्ट हो जाए तो हमारी ये बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। एक्सपोर्ट तो हो लेकिन हमारी देखें, हमारी इस वक्त करंट रिक्वायरमेंट ऑन अ वेरी सेफ साइड अगर मैं एस्टिमेट करूँ हमारी अपनी 16 से 16.5 मिलियन बेल की रिक्वायरमेंट है। जी। 12.4 12.6 अगर हम लोग अपनी प्रोड्यूस कर लेते हैं बहुत अभी भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करें। आप सिर्फ धागा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ नहीं होगी। कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई गई है इसके अंदर आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स उन्होंने या क्लॉज रखे होंगे इस चीज़ को भी फोकस करने के लिए कि आपका रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो होगा यकीनन। अभी तो उसको स्टडी भी नहीं किया ना, 2 दिन तो हुए आए हुए, आपने कैसे डिटेल्स ले ली हैं? मैं फहद से पूछूंगी। फहद, क्योंकि वो एक पूरा एक आपके पास रूम होना चाहिए ना कि आपने उसे स्टडी किया वो फिर आप आंसर करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं फहद आपसे पूछूंगी कि कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी जिनमें बड़ी गुंजाइश है, आप समझते हैं कि ये अभी स्टॉक मार्केट के लिए या फिर ये अभी फोकस में नहीं है? इनमें भी नहीं, आई थिंक ओवरऑल सब सेक्टर्स में फोकस रहा है लोगों का। नहीं, सिक्लिकल सेक्टर आप बता रहे हैं परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं किए, अंडर परफॉर्मर एज कम्पेयर टू द मार्केट रहे हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर कहीं हम एक करेक्शन देखते हैं तो हमें लगता है कि जो सिक्लिकल्स हैं वो ज़्यादा चलना शुरू होंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर जनवरी से। हम थोड़ा सा उनको भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लें। डेफिनेटली उनको बनाना चाहिए पोर्टफोलियो का हिस्सा सिक्लिकल्स में, स्पेशली सीमेंट्स, टेक्सटाइल्स। आई थिंक ये वाले सेक्टर्स अब तक परफॉर्म नहीं किए हैं, इनमें बहुत गुंजाइश है। बहुत गुंजाइश है, बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ आप सेक्टर से सिर्फ आपने सीमेंट एंड टेक्सटाइल बोला है, स्टील सेक्टर भी है, सीमेंट, ऑटो सेक्टर, ऑटोज ऑलरेडी परफॉर्म कर गए। उसकी वजह ये है ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर्स कम आ रहे हैं, क्या चल रहा है ऑटो के अंदर? बट ऑटोज के परफॉर्म करने की वजह ये है कि जो PSMC की डीलिस्टिंग का नोटिस आया था जी, उसके बाद आई थिंक ओवरऑल कंपनीज ने परफॉर्म किया। सबको ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत चीप थी इसमें अभी भी, और गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली कंसर्न्स तो रहेंगे कि इनके प्लांट शट डाउन हो जाते हैं, CKD इंपोर्ट नहीं हो सकती, तो बट स्टिल ऑटोज हैव सिग्निफिकेंटली परफॉर्म्ड कंपेयर्ड टू योर टेक्सटाइल्स और स्टील या इस तरह। राइट। और अभी अगर कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें अगर कोई नया इन्वेस्टर आए और कहे कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो अपनी रिसर्च बेस पे कौन से सेक्टर्स उठाए? आई थिंक सबसे अच्छे सेक्टर्स तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है अभी भी। उसके बाद E&P, बिल्कुल E&P है। फिर उसमें सिक्लिकल्स में जा सकते हैं, वो फर्टिलाइज़र एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी स्टेबल है, यील्ड्स भी अच्छी हैं, उनमें जा सकते हैं। राइट। और वॉल्यूम्स वाइज बात करें अगर हम 2017 से अब तक, तो कितना वॉल्यूम गैप दिखाई देता है और अभी कितनी गुंजाइश है हमारे पास? वॉल्यूम में तो अभी बहुत गुंजाइश है। उस 2017 में तो आई थिंक वी क्रॉस्ड $1 बिलियन वैल्यूएशन वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम्स में वैल्यूएशन
वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स तो ऑब्वियसली हम पीक कर गए Exactly, हाँ। 17 से, बट वही जो मैंने बात की कि डिविडेंड एडजस्टेड नहीं है, तो KSE 30 ट्रू रिफ्लेक्शन देता है, वो अभी भी तकरीबन 31% नीचे है अपनी पीक से, जो कि 28,000 की पीक लगी थी, उससे भी अभी 31% नीचे है। तो आई थिंक उसमें बहुत जगह है। डिविडेंड्स ऑब्वियसली इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, अगर ग्रोथ की तरफ, एक्सपेंशन की तरफ वो नहीं जा रही है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें फर्टिलाइजर है या पावर है या सेक्टर्स जो हैं, ऑयल एंड गैस आगे जाके लगता है कि 80-90% पे आउट करेंगे अर्निंग्स का अपनी, तो इन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। राइट मैं इब्राहिम आपसे पूछूंगी, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी कुछ रिफॉर्म्स आ रहे हैं, साथ साथ आने वाले दिनों में प्राइवेटाइजेशन की बातचीत की जा रही है। IMF की जितनी कंडीशनैलिटीज़ थी उन्होंने हमें सही डायरेक्शन पे ले आए, या हमारी जो चीज़ें थी, जो चैलेंजेस थे, वो काफ़ी हद तक हमने मैनेज करके आगे बढ़े। ऑल्दो कि हमने एक इन्फ्लेशन का पहाड़ भुगता है, बट इट डजेंट मीन कि हमने उससे निकले नहीं, हम निकल आए हैं उससे। आपको आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के हवाले से क्या फोरकास्ट है आपकी, और दूसरा ये प्राइवेटाइजेशन? देखिए, इन्फ्लेशन स्पेसिफिक अगर बात करें तो वी आर सीइंग फरवरी मार्च के बाद जो है उसको एक थोड़ा सा रिवर्सल लगेगा। अभी वी डू सी स्टिल के अपवर्ड ट्रेंड है। अभी भी लास्ट वीक वाज आई थिंक मैसिव इंक्रीज इन इन्फ्लेशन हम लोगों ने नोट किया था मार्केट के अंदर, स्पेशली जो कंज्यूमर बास्केट आइटम्स के ऊपर। जहाँ तक टैक्सेशन की आपने मुझसे बात की, तो देखें, टैक्सेशन जब तक आप केक को नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा। टैक्सेशन का बेस आपको बढ़ाना पड़ेगा। अभी FBR और नादरा की एक जॉइंट कमेटी बनाई गई है, या एक उनको टास्क दिया गया है कि टैक्स बेस बढ़ाने का, एंड दे आर गोइंग टू यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूटिलिटी कंपनीज़ कि कितने कनेक्शंस हैं, कितने हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि मोबाइल फ़ोन नंबर्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी उन लोगों की जो कि टैक्स नॉन फाइलर्स हैं। इट्स अ टफ स्टेप, लेकिन इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट अपने खर्चों को के अंदर खुद रेवेन्यू क्रिएट नहीं कर पाएगी, वो अपने खर्चों को खुद मीट नहीं कर पाएगी, तो हम कभी भी इन्फ्लेशन फिर हम कम्पीट नहीं, हम डेफिसिट में ही जाते रहेंगे। हम डेफिसिट में जाते रहेंगे। बात यह है कि मेरे घर का अगर एक खर्चा है और मैं उस खर्चे को अगर नहीं मीट कर सकता और मैं बार बार उस चीज़ के लिए उधार लेता रहूँ, तो मैं एक वो सस्टेनेबल नहीं है। एक लिमिट के बाद वो एक नॉन सस्टेनेबल सिस्टम बन जाता है। तो द गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस गुड स्टेप विद दिस FBR, नादरा, यूटिलिटी कंपनीज, डिस्कोज जॉइंट ऑपरेशन जैसे कह लें, लेकिन इसको जो है प्लानिंग स्टेज से एग्जीक्यूशन स्टेज पे ले जाना चाहिए, बहुत जल्दी ले जाना चाहिए। एंड देखें, उस एक अभी 40% टैक्स लगाया गया विंडफॉल प्रॉफिट्स पे ऑन बैंक्स, तो टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, not taxation according to something that is planned behind closed doors in a boardroom which is isolated from the world. अगर इस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे टैक्सेशन में, तो आई थिंक इट विल बी गुड। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, जो अभी स्ट्रगल कर रही है, जिस तरह आपने देखा कि एक इंडस्ट्री के पास विंडफॉल प्रॉफिट आया तो आपने उसके ऊपर टैक्स लगाया, लेकिन द अदर साइड ऑल्सो नीड्स टू बी ट्रू। यू नीड टू बैलेंस इट आउट, यू नीड टू गिव सर्टन रिलीफ विच यू कैन अंडर IMF agreements as well. यू कैन गिव रिलीफ टू स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते जहां इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका कि वो बंद हो जाए बार बार। और प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आपने नहीं कहा है? जी सॉरी, प्राइवेटाइजेशन नीड ऑफ द आवर है। लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, अच्छी वैल्यूएशन करके उनको कर देना चाहिए। बिल्कुल। मैं बस वन लाइनर आपसे फहद चाहती हूँ कि आप स्टॉक मार्केट के ट्रेंड के हवाले से नेक्स्ट वीक पे बता दें बस। आई थिंक नेक्स्ट वीक स्टॉक मार्केट का ट्रेंड हमें तो पॉजिटिव ही लगता है, चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे जैसे आपको रिफॉर्म्स अनफोल्ड होते हुए नज़र आएंगे सेक्टर वाइज, और आप अगर ये भी देखें तो जो करेक्शंस की हम बात करते हैं कि इतनी रैली करके और करेक्शन नहीं आई है, तो वो सेक्टर वाइज करेक्शन आती रही है कि 4 दिन आप ऑयल सेक्टर देखते हैं कि वो थोड़ा सा सबड्यूड रहा है, उसमें वॉल्यूम्स कम रहे, वो थोड़ा नीचे आया। जब तक ऑटोज चलना शुरू हो गए, ऑटोज रुके तो टेक्सटाइल चलना शुरू हो गया। तो आई थिंक वो करेक्शन भी साथ साथ आ रही है। मोमेंटम बुलिश है, पॉजिटिव है चीज़ें। अभी भी बहुत जगह है वैल्यूएशंस चीप है, हमारे मुल्क की स्टॉक मार्केट की कंपनीज की वैल्यूएशन चीप है। अभी भी आई थिंक बहुत स्पेस है और आगे जाके रहेगी। चलें, वेल थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। फहद आपका शुक्रिया। इब्राहिम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की स्टॉक मार्केट के हवाले से कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या होंगे, आने वाले दिनों में कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं, साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से बात की, एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात की। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।